चलो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर वार। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर वार जो देख रहे हो, इसको समझना है कि न्यूक्लियर वार है क्या। न्यूक्लियर वार जो होता है न्यूक्लियर वेपन से लड़ी जाती है। ठीक है। वार जो है यह एक मानव के इतिहास का पार्ट रहा है समय दर समय। अब ये समय में युद्ध जो है लड़ा गया है, और ये युद्ध जो है राष्ट्र के बीच में लड़ी गई है। ये युद्ध जो है दो प्रांतों के बीच में लड़ी गई है। यह युद्ध दो गांवों के बीच में लड़ी गई है। यह युद्ध दो कबीलाओं के बीच में लड़ी गई है। ये युद्ध दो धर्म के बीच में लड़ी गई है। ये युद्ध जो जातियों के बीच में लड़ गई है। तो युद्ध जो होते रहा है, क्योंकि मानव की फितरत है लड़ना। ठीक है। लेकिन जब कभी भी युद्ध हुआ है, वह युद्ध जो हुआ है उस समय के जो तत्कालिक विपन्स रहे हैं, उस विपन्स का प्रयोग करके ही युद्ध हुआ है। ठीक है। ये बात कुछ और है कि भारत और चीन दो न्यूक्लियर पावर कंट्री है, और उसके बावजूद भी जब दोनों देश के बीच में जो क्लेशेस होता है, आज भी लाठी डंडे से क्लेशेस होता है। ठीक है। उठापटक से क्लेशेस होता है। ये दोनों देश के बीच में ऐसा एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट से जो है दोनों जो बॉर्डर पर रहने वाले जो थे, जो क्लेशेस हुआ, उस क्लेशेस में गोली की एक भी फायर नहीं हुई और दोनों देश के सोल्जर्स मारे गए। ठीक है। ये दो देश के बीच में जो है ना, क्या बेटा दांत क्या हुआ बेटा का, हिल रहा है, देखा आदमी। दांत में कीड़ा लग गया है। ए रुना, इसको दांत में कीड़ा लग गया है। आए क्या है वो, काला जैसा क्या है, देखो तो। मामा पास जाओ बेटा। सलाद को भी लगा है। मुंह धोता है बेटा सोने से पहले। सोने से पहले ना सुबह में काला भूल जाते हैं। मम्मी काला काला क्या है? तो हम लोग जब बातें करते हैं किस पर, युद्ध पर बातें करते हैं, तो युद्ध जो है जो भी समय रहा, उस समय की जो इंस्ट्रूमेंट रहा, जो युद्ध का हथियार रहा, उस समय से उस चीज़ों का उपयोग करके जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट रहा लड़ने के लिए, जो बेस्ट वेपन्स रहा लड़ने के लिए, उस बेस्ट वेपन से जो है लड़ा गया है। लेकिन अभी जो है जिस स्तर पर जितना हैजार्डस वेपन्स है, अगर उस स्तर पर युद्ध लड़ी जाएगी तो धरती पर फिर युद्ध करने लायक कोई रहेंगे ही नहीं। ठीक है। मानव तो रहेंगे नहीं, लेकिन मानव के साथ साथ अन्य जीव भी नहीं रहेंगे। ये इतनी भयावह जो है विपन्स है। यह विपन्स जो बनाने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने तैयार तो कर दिया, लेकिन ये नहीं समझा कि आने वाले कल में अगर इससे लड़ाई होगी तो धरती का रूपरेखा कैसा होगा, धरती की तकदीर कैसी होगी, यह सोचा भी नहीं होगा। तो न्यूक्लियर वार में जो होगा, न्यूक्लियर वेपन्स यूज होंगे, और न्यूक्लियर वेपन्स जो यूज होंगे, उस वेपन्स में जो रिएक्शंस होगा वो न्यूक्लियर रिएक्शंस होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूक्लियर रिएक्शन। रिएक्शंस जो होगा क्या होगा? न्यूक्लियर रिएक्शंस होगा। ठीक है। अब कहता है कि स्टार्ट विथ ए हुक। हुक में क्या होता है? हुक लगाने वाला जो देखते हो, कहता है इन जस्ट ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में ये न्यूक्लियर वार, जो न्यूक्लियर वार है, वाइप आउट एंटायर सिटी, पूरे सिटी को क्या कर देगा? वाइप आउट में सफाचट कर देगा। क्या कर देगा? वाइप आउट में सफाचट कर देगा। सिटी, हाँ सिटी ही नहीं रहेगा।
चेंज द क्लाइमेट, और क्लाइमेट को क्या कर देगा, बदल देगा, एंड और थ्रेटन ऑल लाइफ ऑन द अर्थ, और ये जो होगा थ्रेटन होगा जो भी जीव होंगे, ऑल लाइफ है, केवल मानव की बात नहीं कर रहा है, ऑल लाइफ ऑन द अर्थ, यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे हैं उसके लिए भी थ्रेट है, केवल ये जीव जंतु नहीं जो मैंने क्या देखते हो, गाय भैंस बकरी आदमी जो देखते हो, केवल इसके लिए थ्रेट नहीं बल्कि ऑल लाइफ ऑन द अर्थ, अर्थ पर जो भी लाइफ है, चाहे वो प्लांट का ही लाइफ क्यों है, उसके लिए भी ये क्या होगा, थ्रेट होगा। कौन सा युद्ध, न्यूक्लियर युद्ध। न्यूक्लियर वॉर। न्यूक्लियर वार। अब इसका जो डिफिनेशन है उसको देखो, कहता है न्यूक्लियर वार रेफर्स टू ए कन्फ्लिक्ट, न्यूक्लियर वार जो है रेफर करता है कन्फ्लिक्ट को, इन विच जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स जो न्यूक्लियर हथियार है आर यूज टू कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन, इसका जो उपयोग किया जाएगा कि लार्ज स्केल मैसिव डिस्ट्रक्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। किस चीज़ का, न्यूक्लियर वेपन्स को, कब, जब दो नेशंस या दो ग्रुप जब युद्ध करे और वो युद्ध में जब इस तरह की चीज़ों को यूज करे, तब हम लोग जो है कह सकते हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियर वार है। तो न्यूक्लियर वार रेफर्स टू ए कन्फ्लिक्ट इन विच न्यूक्लियर वेपन्स आर यूज टू कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन। मैसिव मतलब क्या हो गया, विशाल। मैसिव का मतलब क्या हो गया, विशाल। और डिस्ट्रक्शन का मतलब क्षति, बर्बादी, ठीक है। तो मैसिव डिस्ट्रक्शन के लिए जब क्या यूज किया जाएगा, न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया जाएगा, तब हम लोग कहेंगे कि यह युद्ध जो है न्यूक्लियर वार है, या यह कन्फ्लिक्ट जो है न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। अब हम लोग इस न्यूक्लियर जो वेपन्स है इसकी हिस्ट्री पर बातें करें। ये 1945 और ये है ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंडिंग पॉइंट है, समझ लो, ठीक है। ये लिखा है बिगिनिंग 1945 का, लेकिन ये क्या है, एंडिंग है किस चीज का, सेकेंड वर्ल्ड वार का, ठीक है। ये जो है ये एंडिंग पॉइंट भी है, नहीं तो चलते रहता सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये भी हो सकता हो। तो ये जो है कहता है कि द फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब वाज टेस्टेड, जो पहला न्यूक्लियर वार जो टेस्ट किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये जुलाई 1945 में, और इसका नाम दिया गया था ट्रिनिटी टेस्ट। क्या नाम दिया गया था, ट्रिनिटी टेस्ट। ट्रिनिटी टेस्ट दिया गया था। और इसके जो प्रोजेक्ट थे, जिस प्रोजेक्ट पर से इस बम को बनाया गया, तैयार किया गया, उसको कहते हैं मनहट्टन योजना। क्या कहते हैं इसको, मनहट्टन। हाँ, पूछता है मनहट्टन योजना। तो मनहट्टन प्लान जो था, इस प्लान के का द्वारा या इस मिशन के द्वारा जो है, जो यूएसए थे या इसके जो अलायंस सब ने मिलजुल करके जो है वर्क करके क्या क्या, एटम बम का निर्माण किया या तैयारी किया। और यह एटम बम जो है ट्रिनिटी टेस्ट के रूप में टेस्टेड किया गया, जिसमें कि ह्यूज मात्रा में एनर्जी, रेडिएशंस और डिस्ट्रक्शंस की चीज़ें के बारे में पता चला मानव को कि यह बम कितना खतरनाक है। कहता बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945 एंडेड वर्ल्ड वॉर सेकेंड बट इंट्रोड्यूस ए टेरिफाइंग न्यू एरा। कहता है कि जो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, यह दो जो दिन देख रहे हो, कौन कौन दिन, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945,
6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में, मात्र जो है 3 दिन के डिफरेंस में। 3 दिन अंतर। हाँ, जापान के 2 औद्योगिक जो शहर था, सिटी जो था, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। और केवल 2 शहर को ही डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि एक युद्ध जो चलती आ रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसका भी क्या कर दिया, खात्मा कर दिया, एंड कर दिया। समझे? वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध को क्या कर दिया, खात्मा कर दिया। किसने? परमाणु। हाँ, ये जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिरा है उसने। अभी ऐसा ये विपंस है जिस विपंस का तोड़ ही कुछ नहीं था भाई, जैसे गिरा, बचने को उपाय नहीं। और ऐसी कोई तैयारी करके नहीं रखा था कि बड़ा बड़ा जो है क्या कहते हो, बंकर बना के रखा हो, रेडिएशन प्रूफ बंकर बना के रखा हो, जिससे कि जान उसकी बच सके, ऐसा भी तैयार करके नहीं रखा गया। तो ये जो देखते हो ये बिगनिंग है न्यूक्लियर वार का। और इस वार में जो प्रोजेक्ट था वो था मनहट्टन योजना, और इसी मनहट्टन योजना से जो है एटम बम को तैयार किया गया। और तैयार करने के बाद जो है ट्रिनिटी टेस्ट की गई, और इस टेस्ट के बाद जो है नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा में 6 अगस्त और नागासाकी में 9 अगस्त को इस बम का डिस्ट्रक्शन के लिए प्रयोग किया गया। और इससे मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ जापानियों का, और उन्होंने इस डिस्ट्रक्शन के बाद क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एंड हो गया। अब आगे की जो बात है द कोल्ड वॉर एरा, इसके बाद हम लोग हिस्ट्रिकल दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो कोल्ड वॉर एरा होता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर और यूएस 2 ब्लॉक बनी पूरे वर्ल्ड में, जिसको कहते हैं बाइपोलर वर्ल्ड। क्या कहते हैं इसको, बाइपोलर वर्ल्ड। ठीक है। बाय में क्या होता है, 2 पोल मतलब ध्रुव, 2 ध्रुवीय दुनिया बनी। ध्रुव। कैसी बनी है दुनिया, 2 ध्रुवीय। दो ध्रुवीय दुनिया में क्या हुआ, 2 शक्ति के रूप में वर्ल्ड उभरा। एक जो था यूएसएस के रूप में, और दूसरा यूएसएसआर के रूप में। और कहता कि यूएस और यूएसएसआर बिल्ड 1000 सफरी किलोमीटर, और दोनों ने जो हजारों न्यूक्लियस बनाए हैं। ठीक है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शंस। जिसको कहते हैं MAD, मेड, मतलब जो है इस विपंस को म्यूचुअली दोनों देश क्या करने लगा, डिस्ट्रक्शन भी करने लगा, बनाया भी और डिस्ट्रक्शन की बात है। अब क्या है, एक जाएगा तो दूसरा भी जाएगा, जैसे म्यूचुअली बेनिफिटेड, दोनों को लाभ हो। यहाँ दोनों को क्या है, हाँ दोनों को हानि है। ऐसा म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मतलब ऐसा डिस्ट्रक्शन जो कि एश्योर्ड है, दोनों बर्बाद होगा। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों पगला जाए तो पूरी धरती में जगह नहीं बचेगा कहीं पर रहने के लिए लोगों का। इतने दोनों ने मैंने क्या कहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स बना के रखा है। ये कहता है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मेड बिकम स्ट्रेटेजी इफ वन साइड अटैक्स। अगर कहता है एक साइड अगर अटैक्स करेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, अरे दोनों बर्बाद हो जाएगा, बोथ विल बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय ना कीजिए, बर्बाद हो जाएगा। तो अगर एक कोई भी एक अगर क्या करेगा, अटैक करेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा।
इसलिए इसको कहता है म्यूचुअली एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मतलब ऐसी बर्बादी जिसमें कि हम तो जाएंगे इस तरह, तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। हाँ। तो ये जो था कोल्ड वार का एरा था, इस एरा में जो है थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बनाए गए इन लोगों के बीच। अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न डेवलपमेंट्स की बातें करते हैं। कहता है टुडे सेवरल नेशंस हैव न्यूक्लियर वेपन्स, अभी जो है कई नेशंस है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन, जैसे यूएस, रसिया, चीन, यूके, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। ये सभी देश कहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स में एलिजिबल हो चुका, बना चुका है, ठीक है। लेकिन जैसे इजराइल ने अपना न्यूक्लियर जो है वेपन्स के बारे में दुनिया को जानकारी नहीं दिया कि मैंने कितना बनाया है, क्या किया है, नहीं किया, ठीक है। लेकिन और सब जो देश देख रहे हो, इन लोगों ने बता दिया कि भाई हम क्लियर कट हैं, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इन न्यूक्लियर वार, न्यूक्लियर वार्स में क्या हो सकता है, क्या घट सकता है, उसका इमीडिएट इफेक्ट देखो क्या होगा। इमीडिएट मतलब तुरंत, तत्कालिक जिसको कहते हो। तत्कालिक इफेक्ट जो होगा मैसिव एक्सप्लोजन होगा। मैसिव मतलब विशाल, एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट। विशाल विस्फोट होगा, ठीक है। क्या होगा? विशाल विस्फोट, मैसिव एक्सप्लोजन। इंटेंस, इंटेंस में क्या होगा? प्रचुर, बहुत ज्यादा। प्रचुर हीट कॉजेज, वो जो कारण बनेगा फायर्स का, आग का, ओवर द वाइड एरिया, एक लंबे क्षेत्र तक क्या करेगा? आग ही आग दिखाई देगा। उसके बाद क्या होगा? रेडिएशन रिलीज होगा उसी समय, और लोग क्या होंगे? सिकनेस, बीमार होंगे और मर जाएंगे। खड़े रहेंगे आदमी, उसका चमड़ा स्किन गल करके निकल जाएगा, हड्डी खाली बचा रहेगा, खेल खत्म। आँख है, आँख गल के बह जाएगा। ऐसा रेडिएशन का प्रभाव होगा, समझ रहे हो? अब लॉन्ग टाइम इफेक्ट देखो, न्यूक्लियर फॉल आउट, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कंटामिनेट एयर, सॉइल, वाटर, ठीक है। कि रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल होंगे वह कंटेमिनेट करेंगे, मतलब प्रदूषित करेंगे एयर को, वाटर को और मिट्टी को, मतलब जल, थल और हवा तीनों को क्या कर देंगे? प्रदूषित कर देंगे, ठीक है। न्यूक्लियर विंटर, और जो होगा न्यूक्लियर विंटर होगा। विंटर मतलब तो शीत, ठंड। अब न्यूक्लियर ठंड समझते हो, कोल्ड कर सकते हो, ठीक है। कि जो न्यूक्लियर वेपन जब गिरेगा धरती पर से, तो जो मैसिव एक्सप्लोजन होगा, उस एक्सप्लोजन से जो धरती के अंदर में जो मिट्टी है, धूल है, कण कहाँ चला जाएगा? आसमान में चला जाएगा, और मिट्टी कण का एक बादल हो जाएगा, समझ रहे हो? तो वो क्या करेगा कि पूरे जो क्लाउड जो हो जाएगा, मिट्टी बादल का एक क्लाउड हो जाएगा, और सूरज की रोशनी ही नहीं आने लगेगी। तो नीचे क्या होगा? ये न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा। कहता है स्मोक एंड डस्ट ब्लॉक सनलाइट, स्मोक और डस्ट जो ब्लॉक कर देंगे सनलाइट को, कूलिंग अर्थ, अर्थ को ठंडा कर देगा, एंड डिवास्टिंग एग्रीकल्चर, और जो कृषि है उसको क्या कर देगा? डिवास्ट कर देगा, खेती का खेल कर देगा। उसका ग्लोबल फेमाइन, पूरे दुनिया के स्तर पर क्या होगा? भूखमरी होगा। फेमाइन मतलब भूखमरी, ठीक है। इकोनॉमिक जो हो जाएगा कोलैप्स हो जाएगा, और मैस डेथ्स होगा, तो लार्ज स्केल में लोग क्या होंगे? मारे जाएंगे, समझे? लार्ज स्केल में क्या होंगे? लोग मारे जाएंगे। ओवरऑल समझे? ऐसा नहीं है कि अगर हमारे इंडिया वाले पाकिस्तान को अगर रात भर में खेल खत्म कर दे,
उसके बाद भारत के लोग आराम से जी लेंगे, शोभला पे बात नहीं है। इसलिए कि वो इम्पैक्ट जो है पूरे दुनिया पर पड़ेगा, खाली भारत की बात नहीं है। मतलब मरेगा केवल पाकिस्तान का आदमी नहीं, पूरे दुनिया के आदमी को प्रभावित करेगा और पूरे दुनिया के क्लाइमेट को इम्पैक्ट डालेगा, समझे? जी सर। हाँ, ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर वेपन जहाँ मारा है वहीं के लोग खाली मरेंगे तो वहाँ का लोग तुरंत उसमें इंस्टांस हो गया, इंस्टेंटली वहाँ के लोग मरेंगे। बट ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा पूरे ग्लोबल प्रॉब्लम क्रिएट होगा, समझ में आया बात है? जी सर। आगे जो देखो इसका की कंसेप्ट, पहला है न्यूक्लियर डिटरेंस। न्यूक्लियर डिटरेंस क्या है कि अगर किसी के पास न्यूक्लियर है बम, अगर उस पर कोई अटैक करता है तो उसको तो डर रहेगा कि भाई कि अगर हम मार रहे हैं उसको तो वो न्यूक्लियर वेपन्स भी हमारे ऊपर यूज कर सकता है। तो कहता है द आइडिया दैट हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम अटैकिंग यू। ये आइडिया आता है कि आपको जो दूसरा कोई अटैक नहीं करे, ये न्यूक्लियर जो डिटरेंस की थ्योरी काम करता है यहाँ पर, जिसके तहत अगर किसी के पास एटम बम है उस पर हमला करना नहीं सोचता कोई भी नेशन, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट स्ट्राइक और सेकेंड स्ट्राइक, इसको समझो। जैसे कि भारत मान लो अमेरिका के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब लड़ाई होगी तो लड़ाई में क्या होगा, फर्स्ट स्ट्राइक में मान लो कि एनिमी का जो है न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय भी हो गया, तो वहाँ पर जो सेकेंड स्ट्राइक होगा, जो और भी जगह रखे होंगे वेपन्स, जैसे मान लो कि समुद्र का हो गया या एयर का हो गया या ज़मीन के अंदर का हो गया, तो ये सभी यूज करके सेकेंड जो स्ट्राइक हो सकता है। फर्स्ट स्ट्राइक आता है एन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय एनिमीज न्यूक्लियर फोर्स बिफोर दे कैन रिस्पॉन्ड। पहला जो अटेम्प्ट होगा कि डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा कि न्यूक्लियर फोर्सेस को, जो कि एनिमी रिस्पॉन्ड कर ही नहीं सके, फर्स्ट स्ट्राइक। लेकिन सेकेंड स्ट्राइक क्या होता है कि द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड न्यूक्लियर अटैक विथ योर ऑन रिटेलिएशन। मतलब अगर मान लो रिटेलिएट कर दिए, मतलब एटम बम छोड़ दिया और छोड़ देने के बाद जो है फिर से रिटेलिएशन की कैपेसिटी जिसके पास हो, उसको कहते हैं सेकेंड स्ट्राइक या सेकेंड रिटेलिएशन या सेकेंड स्ट्राइक कर सकते हैं। ये एबिलिटी इंडिया के है। रिटेलिएशन मतलब? हाँ, रिटेलिएशन मतलब? रिटेलिएट करना मतलब जैसे जवाबी कार्रवाई। अच्छा। जैसे मान लो पाकिस्तान भारत का ऊपर हमला किया और न्यूक्लियर वार से हमला किया और न्यूक्लियर जो स्ट्रेटजी देखा उसको बर्बाद कर दिया। और भारत कैसे मारेगा न्यूक्लियर से? मुश्किल काम है। लेकिन भारत के पास सेकेंड अगर स्ट्राइक है तो रिटेलिएट कर देगा ही, और रिटेलिएट करके क्या कर देगा, पाकिस्तान का खेल खत्म। अब देखो ट्रीटी एंड एग्रीमेंट की बातें आई। ट्रीटी मतलब क्या होता है? समझौता। एग्रीमेंट मतलब भी समझौता, संधि और समझौता। संधि और समझौता। पहला जो है एनएफटी है, इसको कहते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये एनपीटी के जो मेंबर होंगे वो आपसे में कहेंगे भाई हम न्यूक्लियर वेपन 10 टू डिस्ट्रॉय करें, तुम भी 10 टू करो, कमाएगा आपस में। ये कहता है कि लिमिट द स्पीड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स की जो स्पीड है, स्पीड जो फैला क्षेत्र जो है, उसको ये रोकने का कोशिश करेगा और बढ़े नहीं, और डिस्ट्रॉय भी करेगा न्यूक्लियर वेपन्स को, समझे? न्यू स्टार्ट ट्रीटी, और नई फिर ट्रीटी शुरू करता है जिसे रिड्यूस यूएस एंड रशिया न्यूक्लियर आर्सेनल। कि ये नई जो ट्रीटी है उस ट्रीटी के तहत जो है अमेरिका और रूस दोनों जो है न्यूक्लियर आर्सेनल को क्या किया है, कमाया है। अभी न्यूक्लियर वार जो है उसमें क्या रहा है,
रिस्क टुडे, आज का रिस्क क्या है न्यूक्लियर वार का? तो पहला जो रिस्क है वो है आपका एक्सीडेंटल वार। कहता है मिसकम्युनिकेशन, अगर मान लो दो देशों के बीच में कम्युनिकेशंस फेल हो जाए या टेक्निकल फेल्योर्स हो जाए और कुड ट्रिगर द न्यूक्लियर लॉन्चेज, और ये न्यूक्लियर लॉन्चेज को क्या करता है, ट्रिगर कर दे, तो क्या होगा, बेवजह बिना न्यूक्लियर युद्ध का न्यूक्लियर युद्ध छूट गया। ये रिस्क है, नहीं चाह करके भी छूट जाएगा ना। अगर टेक्निकल फेल्योर हो गया या मिसकम्युनिकेशन हो गया तो ये क्या करेगा, लॉन्च कर देगा न्यूक्लियर वेपन्स को। अगला जो है न्यूक्लियर टेररिज्म, आतंकवादी जो है उसके दिमाग और जहन में बैठा हुआ है कि भाई हम जैसे मरेंगे, मरने के बाद हमको 72 को खूब सुंदर हूर मिलेगी। ठीक है, धरती भले उसको नहीं मिला कोई, लेकिन वहाँ उसके लिए इंतजाम करके रखा है 72 को हूर। और हूर के बारे में कहता है कि इतनी खूबसूरत होती है, इतनी खूबसूरत होती है, थूकती भी है ना तो अमृत के समान होता है। तो अब ऐसा परिकल्पना लगा ले तो मरने में उसको क्या लगेगा, लगेगा मरना ही सही है भाई। जब हूर के चक्कर में मरना ही ज़्यादा पसंद नहीं करेगा। तो कहने का तात्पर्य मतलब समझे कि न्यूक्लियर अगर वेपन्स टेररिस्ट के पास हो जाएगा, जिसको सोचने की क्षमता नहीं है, जिसको न मौत का डर है, न किसी चीज़ का फिक्र है, मरने के बाद के ज़िंदगी के बारे में जो सोचता हो, मतलब मरने के बाद के लाइफ के बारे में सोचता हो, तो उसके लिए क्या रहा, मारो फेंक दो जहाँ मरो। उसके अगर हाथ में लग गया जिस दिन न्यूक्लियर मटेरियल, तो दुनिया तबाह ही होगा। वो तो कहता है हम तो जाएंगे, इस सनम सबको साथ में ले जाएगा, अपने देह में बम लगा के मार देता है। तो कहता था फियर दैट नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर मतलब समझे कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए टेररिस्ट ग्रुप, जो नॉन स्टेट एक्टर जो देखते हो पाकिस्तान से हाफिज सईद फलना हाफिज चिल्ला हाफिज जो मिलता है तुमको, ठीक है, वुड एक्वायर न्यूक्लियर मटेरियल्स, ये जो है न्यूक्लियर मटेरियल को क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में सक्षम हो जाएगा। तो भाई उन न्यूक्लियर वेपन से लेकर के जहाँ जाएगा वहीं फोड़ फाड़ देगा, कहेगा हम तो मरेंगे साला, चल तुम भी मरो, भीड़ भाड़ में ही लेकर के चला जाएगा, सिटी में घुस के लेके चला जाएगा। कहने का मतलब समझे? तो अभी उसको लगा नहीं है टेक्नोलॉजी, जिस दिन लग जाएगा उस दिन कितना खतरनाक होगा समझ में। अब न्यूक्लियर रीजनल न्यूक्लियर वार्स, जो क्षेत्रीय न्यूक्लियर युद्ध है उसके बारे में देखो। कहता कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, कुड स्टिल हैव ए ग्लोबल कंसिक्वेंसेस, कि पूरे दुनिया को इसके कन्फ्लिक्ट के कारण इसको भुगतान कर पड़ना, हमको भुगतान कर पड़ता है। लड़ेगा हिंदू मुस्लिम, लेकिन इसमें क्रिश्चियन भाई, बौद्ध भाई, जैन भाई और भी जो भाई है सब मारे जाएंगे, सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सबको भुगतना पड़ेगा इसकी कॉस्ट, समझे? अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति भी बच नहीं पाएंगे, भारत और पाकिस्तान की युद्ध होती है तो इसलिए मरेगा तो पहले मरेगा यहीं के लोग, लेकिन ये ऐसा ना कि इम्पैक्ट अमेरिका को नहीं डालेगा। जितना न्यूक्लियर वेपन्स जब सब फट जाएगा तो क्या होगी धरती की स्थिति, जो अमेरिका में रहने वाले लोग हो या अंटार्कटिका में रहने वाले लोग हो या आर्कटिक में रहने वाले लोग हो, हर जीव के लिए धरती ही सूटेबल नहीं रहेगा। समझ में आया बात है, नहीं समझ में आया? हाँ भैया। यही है रीजनल न्यूक्लियर वार। कहता कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कुड स्टिल हैव ए ग्लोबल कंसिक्वेंसेस, पूरी दुनिया पर जो इसकी प्रभाव पड़ सकता है वो इसमें दिखता जाता है। परमाणु बम को तो बड़ा संभाल के रखते हैं ना। अरे संभाल के रखे सही बात है बेटा, लेकिन दुर्घटनाएं जो होती है कभी भी नहीं हो सकता है। अब डिप्लोमेसी और ट्रीटीज, अरे जहाँ आतंकवादी जब देखते हो देश के प्रधानमंत्री को मार देता है, देश के राष्ट्रपति को मार देता है, तो वहाँ तक क्यों नहीं अपना पहुँच बना सकता है? तो कहता कंटिन्यूड निगोशिएशंस टू लिमिट एंड रिड्यूस द न्यूक्लियर वेपन्स। कहता अगर डिप्लोमेसी और ट्रीटीज हो, इस ट्रीटीज के तहत क्या हो सकता है, रिड्यूस कर सकता है किसको, न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या को। पाकिस्तान के जो मुनीर हैं जनरल,
उसने पहले ही अपने परिवार के सभी सदस्य को भेज दिया है अमेरिका और कनाडा, ठीक है। समझे समझे बात। और युद्ध जब होगा अपने भी जो है ना चुप छाप कर रहेगा, देखेगा अब जो है युद्ध में जो है ना बुरी तरह प्रास दिया जान जाने वाला आम आदमी का, तो क्या करेगा वो? जहाज वाल लेगा, उधरे भाग जाएगा। बात समझे। और मरने वाले के लिए छोड़ देगा। पहले तो आप अपना परिवार वो सेफ कर लिया, समझ लो। तो वो एक डिप्लोमेसी और जो ट्रीटीज है इसके बीच में चीज़ें ऐसी आ सकती है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स से समृद्ध जो देश है वो वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, दोनों मिलकर घटा सकता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है डिसआर्मामेंट मूवमेंट। जैसे इंटरनेशनल कैंपेन टू द एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ICN, ये ग्रुप है जो एडवोकेटी करता है, मतलब काम जो करता है किस चीज़ के लिए? न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड, ऐसी दुनिया जिसमें कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो, उसकी ये एडवोकेसी करता है, ठीक है। इसके लिए पहले अमेरिका और रूस, जिसने बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स बना के रखा, उसको तो पहले घटा कर देखे। कहता है एडुकेशन एंड एक्टिविज्म, जो शिक्षा है और जो सक्रियता है, प्रेशर करता है लीडर्स को, जो नेता होते हैं उसको, टेक न्यूक्लियर रिस्क सीरियसली, कि भाई जो न्यूक्लियर रिस्क है उसको सीरियसली लीजिए। ये चीज़ों के बारे में बातें करता है कौन? जो एडुकेशनिस्ट जो है या जो एक्टिविस्ट लोग हैं उसको। अब कंक्लूजन देखो, फाइनल थॉट कहते द पावर टू डिस्ट्रॉय द ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट इन न्यूक्लियर वेपन्स, बट सो डज द पावर टू चूज पीस ओवर डिस्ट्रक्शन। कहता पावर टू डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट इन न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स में जो ह्यूमैनिटी है उसको डिस्ट्रॉय करने की पूरी क्षमता है, बट so does the power to choose peace over destruction। इसलिए कहता है कि चूज करो वो शक्ति को, क्या करने के लिए? डिस्ट्रक्शन को कम करने के लिए। चूज करो शक्ति को डिस्ट्रक्शन के ऊपर, मतलब डिस्ट्रक्शन के ऊपर जो है शांति को जो है चूज करे पावर, बट सो डज द पावर टू चूज, जो शक्ति है वो चूज करना चाहिए पीस को, न कि डिस्ट्रक्शन को। पीस को जब चूज करोगे डिस्ट्रक्शन के ऊपर तो दुनिया में क्या होगा? शांति आएगा, दो आपस में रहेंगे, अलग अलग मुल्क के लोग प्यार से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, अच्छा महसूस करेंगे। अब कॉल टू एक्शन कहता है स्टे इन्फॉर्म, सपोर्ट एफर्ट्स फॉर डिप्लोमेसी, डिसआर्मामेंट एंड पीस, जिसमें आवश्यकता है कि वह डिप्लोमेसी के रूप में, डिसआर्मामेंट के रूप में और शांति की जो है बातें करें आपस में, लोगों को जो है एक दूसरे के प्रति जो ह्यूमैनिटेरियन है उसकी फीलिंग को समझे और डिस्ट्रक्शन की तरफ दुनिया न जाए। जे रॉबर्ट ओपेनहेमर जो है उसने जो है भागवत का एक कोटेशन दिया था, नो आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयल ऑफ द वर्ल्ड। मैंने उस बम के बारे में जब फूटा आज कहता यही जो है भगवान का रूप है, कृष्ण भगवान का रूप है, जो गीता में दिखाता है। कृष्ण भगवान अपने को कहता है कि आई एम बिकम डेथ, मैं अब जो है मृत्यु बन गया हूँ, द डिस्ट्रॉयल ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को बर्बाद करने की, खत्म करने। ये गीता का लाइन था बेटा। आज की सभा यही खत्म करते हैं, समझे?